everybody, this is Digraj Singh Rajput. Welcome to Social School. क्लास 9th हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इस चैप्टर को हम इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर इन क्लास 9th हिस्ट्री, व्हाट आई पर्सनली फेल्ट। अब बोलोगे सर हर चैप्टर में आपको ऐसा लगता है, लेकिन जी हाँ, हर चैप्टर में बात भी यही है। जिस तरह से आपने अभी तक जितने चैप्टर्स पढ़े हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, जर्मनी की पूरी कहानी जो आपने देखी नाजिज्म वाली, फॉरेस्ट सोसाइटी वाला एक जो चैप्टर पढ़ा, तो वहां पे आप लोगों की लाइवलीहुड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और उन्हीं लाइवलीहुड से जुड़ा हुआ एक जो चैप्टर है वो है पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इस पूरे चैप्टर में आपको इंडिया के बारे में, अफ्रीका के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और ये सिर्फ शुरुआत है, तो अभी एकदम स्टार्टिंग में सब कुछ नहीं बता दूंगा। टॉपिक बाय टॉपिक, एक एक टॉपिक को खोलते चलेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एंड आई नो दिस, यू पीपल वर वेटिंग फॉर दिस चैप्टर, एंड हियर इट इज पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए, देखो टाइटल देखो क्या है। मैं उम्मीद करता हूं कि काफी सारे बच्चे जो बहुत स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, वो लोग इस चीज की अहमियत को समझते हैं कि आधा काम हमारा वहां खत्म हो जाता है जब हम हेडिंग को, चैप्टर के टाइटल को, किसी टॉपिक के टाइटल को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहां क्या टाइटल कह रहा है, पैस्टोरलिस्ट इन दी मॉडर्न वर्ल्ड। आज का जो समय देख रहे हैं ना मॉडर्न वर्ल्ड, तो इस मॉडर्न वर्ल्ड में पैस्टोरलिस्ट जो लोग हैं उनका जीवन क्या है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। कुल मिला के अगर सार की बात की जाए, चैप्टर का रस जो है वो ये है, पैस्टोरलिस्ट की क्या स्थिति है। ठीक है, पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। अब पॉइंट यहां पे आता है कि सर पैस्टोरलिस्ट क्या होता है, हमें तो ये नहीं पता। तो पैस्टोरल, देखो पैस्टोरलिस्ट या फिर पैस्टोरलिज्म जो है, दिस इज मेड अप ऑफ द वर्ड पैस्टोरल। पैस्टोरल मतलब क्या होता है, पैस्टोरल मतलब जो चरवाहे वगैरह रहते हैं ना, उनकी बात की जा रही है। चरवाहे कौन होते हैं, तो जिनके पास बहुत सारे जानवर होते हैं और उन जानवरों को जो क्या करते हैं, ग्रेज करवाते हैं। बोलते हैं ना, जानवर को चराने के लिए ले जाते हैं चरवाहे, जानवरों को ग्रेजिंग करवाते हैं, चराते हैं। तो वो पैस्टोरल वर्ड वहां से निकल के आता है। फाइन। तो नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट जो होते हैं, नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट, एक और भारी शब्द आ गया कि नोमैडिक का मतलब क्या होता है। तो नोमैडिक का मतलब क्या होता है, नोमैड्स आर पीपल हु डू नॉट लिव इन वन प्लेस बट मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर टू अर्न देयर लिविंग। नोमैड्स का मतलब समझो, ठीक है। शब्द लिखा है नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट, ठीक है। तो ये नोमैड, पैस्ट्रोल, ये सारे शब्द अच्छे से समझ लोगे तो सारा काम हो जाएगा। तो नोमैडिक का मतलब ये होता है कि जो एक जगह सेटल्ड नहीं है जो लोग, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कुछ यूट्यूबर्स होते हैं तो उनके शब्द नाम चैनल में क्या रहता है, नोमैडिक, ठीक है। तो वो नोमैडिक वर्ड का मतलब क्या है कि नोमैडिज्म एक तरह का वे ऑफ लाइफ है। नोमैड मतलब क्या होता है, जो घूम रहा है एक जगह से दूसरी जगह, जो एक जगह पे स्टेबल नहीं है, स्टेशनरी नहीं है। फाइन। तो वो नोमैड कहलाता है। तो नोमैड्स आर द पीपल हु डू नॉट लिव इन वन प्लेस बट मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, टू अर्न देयर लिविंग, अपना जीवन यापन ऐसे करते हैं वो। तो वो शब्द नोमैड्स वो शब्द होता है, और जो ऐसे एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, जो घूम रहा है एक जगह से दूसरी जगह अपने जीवन यापन के लिए, वो नोमैडिज्म कहलाएगा, ठीक है। नोमैडिज्म। अब नोमैड पैस्टोरलिस्ट, ठीक है। नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट मतलब क्या है कि पैस्टोरल मतलब तो वही बता दिया कि पैस्टोरलिज्म मतलब क्या है, पैस्टोरलिस्ट मतलब क्या है, वो इंसान, वो किसान जो क्या कर रहा है, जानवरों को पाल रहा है। तो अब यहां पे क्या है, दो शब्द मिल गए, कैसे, नोमैड और पैस्टोरलिस्ट। तो नोमैडिक पैस्टोरलिज्म का मतलब क्या होता है कि जब एक किसान या फिर एक व्यक्ति जानवरों को पाल रहा है तो पैस्टोरलिज्म को तो परफॉर्म कर ही रहा है, बट ही इज कंटिन्यूअसली ऑन अ मूव, ही इज नॉट सेटलिंग एट वन प्लेस, ठीक है। जब एक जगह पे वो सेटल नहीं हो रहा है, एक प्लेस पे वो सेटल नहीं हो रहा है, तो नोमैडिक पैस्टोरलिज्म ऐसा निकल के आया, नोमैडिक पैस्टोरलिज्म शब्द। समझ में आया ना। तो नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट कौन है, क्या है, कहानी क्लियर। तो जिसको ये टॉपिक समझ में आ गया कि हाँ नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट कौन होते हैं, उसको चैप्टर में बहुत आसानी रहेगी। और यही हमारे चैप्टर की पूरी थीम है, जहां पे हम क्या पढ़ेंगे, जहां पे हम यही देखने वाले हैं कि किस किस तरह से लोग जो हैं वो एक जगह पे सेटल ना होते हुए कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं अपने जानवरों के साथ। तो इंडिया में, अफ्रीका में कौन कौन मतलब नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट रहे हैं, उनका जीवन कैसा रहा है, मॉडर्न वर्ल्ड में आज उनकी क्या स्थिति है, क्या इतिहास क्या रहा उनका, ये सारी चीजें जो हैं इस चैप्टर में आपको जानने को मिलेगी। तो इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया वी कैन सी नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट ऑन द मूव विथ देयर हर्ड्स ऑफ गोट्स, शिप, कैमल्स एंड कैटल, ठीक है। दिस इज समथिंग वेरी नॉस्टैल्जिक। जब हम बच्चे थे तब क्या होता था, जब जैसे शहर के बाहर से या फिर गांव के खेतों में से इस तरह से आपको देखने को मिलता है कि गार्डर वाले आए, बोलते थे गार्डर यानी क्या होता है, शिप जो होती है, ठीक है। तो गार्डर वाले आए, या फिर उनके पास बहुत सारी बकरियां रहती थी, ऊंट वाले आए। ऊंट वाले आए तब इतना सोचा नहीं था कि चैप्टर में भी पढ़ने को मिलेगा। ऊंट वाले आए तो मतलब क्या है कि कम्युनिटी ऑफ पीपल, ठीक है, दे आर ऑन अ मूव
विथ देयर कैटल्स, विद द हर्ड ऑफ देयर कैटल्स। तो उनके पास भेड़ बकरियां, ठीक है, भैंस बैल, इस तरह से क्या कहते हैं, जानवर रहते हैं, और इन जानवरों के साथ लोग घूमते रहते हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं वो क्या कहलाएंगे, नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट कहलाएंगे। इस तरह के लोग जो है नोमैडिक पैस्टोरलिज्म को प्रैक्टिस कर रहे हैं। समझ में आ गया ना? तो ये थीम है ये चैप्टर में, मतलब इन्हीं के इर्द गिर्द पूरा चैप्टर हमारा घूमेगा। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल आ गए होंगे यहाँ पे कि सर ये लोग घूम क्यों रहे हैं, ठीक है, इनके पैर में बहुरी लगी है क्या, मतलब कि घूमते रहो, ठीक है, इनका घर भी होगा ना, कोई घर है कि नहीं, कहां से आते हैं, कहां को जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल में आते हैं कि आखिरकार ये जो नोमैड्स हैं, आखिरकार ये जो नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट्स हैं, ये क्यों घूम रहे हैं, एक जगह पे सेटल क्यों नहीं हो जाते, ठीक है, टेंट लगा लगा के घूमते रहते हैं। अगर अच्छा ऐसा है, ऐसा तो है नहीं कि जीवन भर घूमते रहेंगे, कहीं से तो ओरिजिनेट हुए होंगे, कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल आते हैं ना मन में, तो उन बहुत सारे सवालों के बहुत सारे जवाब भी हैं अपने पास। उस पूरे चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे। थीम चैप्टर की यही है कि जो पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी है, तो व्हाट इज देयर रोल इन दी मॉडर्न सोसाइटी। आज के समय में कोई इनका रोल है, पहले के समय में कोई रोल था क्या, फाइन। तो वही पैस्टोरलिज्म के इर्द गिर्द चैप्टर घूमने वाला है हमारा। पैस्टोरलिज्म हैज बीन इंपॉर्टेंट इन सोसाइटीज लाइक इंडिया एंड अफ्रीका। तो हम दो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, इंडियन सोसाइटी में जो नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट रहे वो, अफ्रीकन सोसाइटी में जो नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट रहे वो, तो इन दोनों ही एक कॉन्टिनेंट एक कंट्री है, दोनों ही के रेफरेंस में हम पूरा का पूरा नोमैडिक पैस्टोरलिज्म को समझेंगे। द वे कॉलोनियलिज्म इंपैक्टेड देयर लाइव्स एंड हाउ दे हैव कोप्ड विद द प्रेशर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। कॉलोनिज्म ने इनके जीवन को कैसे इंपैक्ट किया है, ठीक है, कॉलोनिज्म ने इनके जीवन को कैसे इंपैक्ट किया है, और किस तरह से कॉलोनिज्म मतलब क्या है कि देखो अब इंडिया में भी नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट रहे हैं। अब जब ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया, तो एक रेफरेंस के लिए एक पॉइंट कनेक्ट करवा रहा हूं मैं आपको। फॉरेस्ट सोसाइटी वाला चैप्टर पढ़ा है हमने, तो उसमें हमने देखा कि किस तरह से फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो थे, उनका जीवन ब्रिटिशर्स के आने के पहले कैसा था, और ब्रिटिशर्स के आने के बाद उनके जीवन में कितना बदलाव आया। चाहे वो इंडिया की बात कर लो, चाहे वो जो डच थे कहां पे, इंडोनेशिया में, जावा में, वहां की बात कर लो। दोनों ही केस में हमने देखा कि कॉलोनियलिज्म में, ठीक है, मतलब जब यूरोपियंस ने कब्जा कर लिया, यानी कॉलोनियलिज्म, तो कॉलोनियलिज्म का इंपैक्ट क्या पड़ा था फॉरेस्ट ड्वेलर्स की लाइफ पे। तो सिमिलरली हम यहां भी देखेंगे कि पेस्टोरल नोमैड्स जो हैं, ठीक है, नोमैडिक पेस्टोरलिज्म को जो प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं अफ्रीका के और इंडिया के, तो अफ्रीका में भी आप देखोगे तो यूरोपियंस ने कॉलोनियल रूल स्टैब्लिश किया था, इंडिया में स्टैब्लिश किया था। तो दोनों ही जगह, ठीक है, कॉलोनियलिज्म ने उनके जीवन को कैसे प्रभावित किया वो चीज। और ये जो मैंने आपको 3 पॉइंट यहां बताया, अगर आपने ध्यान से समझे, तो यही पूरे चैप्टर का ब्रॉड आइडिया है। ये 3 टॉपिक, पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट्स, तो ये पूरा इंडिया का पढ़ेंगे हम। कॉलोनियलिज्म एंड कॉलोनियल रूल एंड द पेस्टोरल लाइफ, तो ब्रिटिशर्स के आ जाने से क्या इंपैक्ट पड़ा उनकी लाइफ पे। और सिमिलरली विल बी लुकिंग इनटू द एस्पेक्ट ऑफ अफ्रीका आल्सो, तो पेस्टोरलिज्म को अफ्रीकन पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे। ये पूरी कहानी रहने वाली है, ये पूरी थीम रहने वाली है। समझ में आ गया? ये पूरी थीम रहने वाली है। आगे करते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं, नारियल फोड़ते हैं, श्री गणेश करते हैं। यहाँ पे पहला टॉपिक जो आपका आता है वो क्या है, पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट इन द माउंटेन्स। अब इंडिया जो है ना, तो आपने चैप्टर 2 ज्योग्राफी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया ये वाला चैप्टर पढ़ा है, तो उसमें आपने क्या देखा है कि इंडिया इज ब्लेस्ड विथ वेरियस ज्योग्राफिकल फीचर्स। हमारे यहाँ क्या देखते हो आप, हमारे यहाँ पहाड़ भी है, हमारे यहाँ आप देखते हो प्लेटू भी है, हमारे यहाँ डेजर्ट भी है, हमारे यहाँ प्लेन एरिया भी है। तो कितनी भिन्नता है ना अपने यहाँ, मतलब कितनी डाइवर्सिटी है, हद से ज्यादा डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ ज्योग्राफिकल फीचर में। तो वैसे ही अगर आप देखोगे कि हमारे यहाँ जो नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट हैं, तो वो भी एक तरह की नहीं है, उसमें भी बहुत सारी वैरायटी है। हमारे यहाँ इंडिया में जो पेस्टोरलिज्म को प्रैक्टिस करने वाले अलग अलग कम्युनिटीज हैं, तो उसको भी हम क्या कर रहे हैं, 2 कैटेगरी में पढ़ेंगे। तो कैसे 2 कैटेगरी में, एक तो हम पढ़ेंगे कि नोमैडिक पेस्टोरलिज्म इन माउंटेन्स, और दूसरा पढ़ेंगे नोमैडिक पेस्टोरलिज्म इन रेस्ट ऑफ द कंट्री, मतलब प्लेन प्लेटू ये वाला रीजन जो है। तो यहाँ पे फाइन, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम फोकस कर रहे हैं नोमैडिक पेस्टोरलिज्म, ठीक है, इन दी माउंटेन्स। तो जो पेस्टोरल नोमैड्स हैं, मतलब इसको आगे पीछे कैसे भी यूज कर लेना, तो जो पेस्टोरल नोमैड्स हैं जो अपने कैटल्स के साथ हुआ कंटिन्यूसली और मूव, जो एक जगह सेटल नहीं हो रहे, तो उनका मूवमेंट माउंटेन्स में किस तरह से होता है, पहाड़ों में कैसे रहते हैं वो। तो पहाड़ों में कैसे रहते हैं, हेडिंग समझ में आया ना। तो पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट इन दी माउंटेन्स, तो माउंटेन्स में रहने वाले जो पेस्टोरल नोमैड्स हैं उनका जीवन कैसा है। आगे चैप्टर में और पढ़ेंगे कि जो प्लेन एरिया पे रहते हैं, प्लेटू रीजन में रहते हैं, डेजर्ट रीजन में रहते हैं, उनका मूवमेंट कैसा है। लेकिन पहले पहाड़ों की बात करते हैं। तो कौन कौन सी कम्युनिटीज रहती है पहाड़ों पे। तो पहली कम्युनिटी आ रही गुज्जर बकरवाल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में पहाड़ है, ठीक है। अब जम्मू एंड कश्मीर में पहाड़ जो है, तो वहां के पहाड़ी क्षेत्र पे एक पेस्टोरल नोमैड्स की कम्युनिटी रहती है, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, जिन्हें जाना जाता है गुज्जर बकरवाल्स के नाम से, ठीक है। गुज्जर बकरवाल्स कौन है,
तो गुज्जर बकरवाल्स आर दी हर्डर्स ऑफ गोट एंड शिप। तो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी बकरियां जो होती है, जैसे नाम में लिखा है गुज्जर बकरवाल्स, ठीक है। तो ये बकरवाल्स जो है, तो जैसे अगर आप क्या देखोगे तो बकरवाल्स एक तरह से ऐसे भी कहा जा सकता है कि जिनके पास बड़े बड़े बकरे होते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ क्या देख रहे हो, तो जैसे गोट्स हैं, ठीक है, गोट्स मेजोरिटी में आपको देखने को मिल रही है, तो ये गोट्स देखने को मिल रही है। अब इतनी सारी गोट्स क्यों पाल रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये गोट्स उनकी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। अब इतनी सारी गोट है तो उन्हें खिलाने के लिए उनके पास में इतना सारा स्टॉक नहीं रहता है, तो वो तो घूमते रहते हैं और खिलाते रहते हैं। इस कारण से वो क्या है, नोमैड है, ठीक है। इस कारण से वो नोमैडिक लाइफ, नोमैडिक वे ऑफ लाइफ जी रहे हैं। पेस्टोरल इसलिए क्योंकि इतनी सारी भेड़ बकरियां उनके पास। समझ में आया? तो गुज्जर बकरवाल्स कहां के हैं, ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आता है क्या कि व्हाट आर द डिफरेंट पेस्टोरल नोमैडिक कम्युनिटीज इन द माउंटेन्स। तो आप पहला लिखेंगे गुज्जर बकरवाल्स, दे आर द हर्डर्स ऑफ गोट एंड शिप, सही बात है। Many of them migrated to this region in the 19th century in search of pasture for their animals. Pasture मतलब क्या होता है कि घास जो रहती है ना, pasture पे ग्रेस करेंगे जानवर। तो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी जो है, तो जम्मू एंड कश्मीर में 19th सेंचुरी के आसपास माइग्रेट होके वहीं सेटल हो गए गुज्जर बकरवाल्स, ठीक है। दे मूव्ड एनुअली बिटवीन देयर समर एंड विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड्स। अब क्या होता है, इनका एनुअल मूवमेंट चलता रहता है कि साल में से एक चक्कर लगाते हैं, समर से लगा के विंटर, फिर विंटर से समर, समर से विंटर, इस तरह से गोल गोल घूमते रहते हैं। वो कहां घूमते हैं, क्यों घूमते हैं, सवाल आया मन में, समझो। तो मैं आपको उनका मूवमेंट समझाता हूं कि व्हाई दे आर कंटिन्यूअसली ऑन अ मूव, व्हाई दे आर कंटिन्यूअसली ऑन अ मूव। तो देखो, दो टाइम पीरियड में उनका साइक्लिक मूवमेंट बताया गया है, एक विंटर्स और दूसरा समर। अब क्या हो रहा है ना, पहाड़ पर रह रहे हैं, देखो मैंने इसलिए बताया था कि पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट इन द माउंटेन। तो पहाड़ की बात करें अगर, तो पहाड़ में क्या होगा, विंटर्स में ये एरिया तो पूरा क्या हो जाएगा, स्नो कैप्ड होगा, बर्फ जम जाएगी, तो उनकी गोट जो है तो वहां पे फ्रोजन गोट बन जाएगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि जब विंटर्स आते तो उन्हें नीचे उतर के आना पड़ता है, ठीक है। तो व्हेन द हाई माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो, दे लिव्ड विद देयर हर्ड्स इन द लो हिल्स ऑफ शिवालिक रेंज, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अब जैसे अगर आप देखेंगे कि विंटर्स के टाइम पीरियड में जब ऊपर पहाड़ों के ऊपर बर्फ जमने लगती है, तो ये गुज्जर बकरवाल्स क्या करते हैं, पहाड़ से नीचे उतर के आ जाते हैं, लो हिल्स ऑफ शिवालिक माउंटेन रेंज जो है वहां पर रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऊपर बहुत ज्यादा ठंड है, पता है मैंने। फाइन, फिर क्या होता है, ड्राई स्क्रब फॉरेस्ट हियर प्रोवाइडेड पैस्चर फॉर देयर हर्ड्स। अब उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए क्या, कि उनकी ग्रेजिंग, मतलब जो उनकी कैटल्स है, उन कैटल्स को ग्रेज करने के लिए घास फूस मिल जाए। अपना खाना तो वो साथ लेके चलेंगे, लेकिन इतने सारी भेड़ बकरियों को कहां खाना खिलाएंगे। तो पहाड़ों से नीचे उतर के शिवालिक माउंटेन्स की जो लो हिल्स होती है, वहां पे उन्हें क्या मिल जाता है, वहां पे उनको बहुत आसानी से पैस्चर मिल जाता है अपने हर्ड्स के लिए। तो विंटर में ये मूवमेंट है। अब क्या होगा, विंटर के बाद आएगा जैसे समर। अब समर में क्या होने लगा कि जो बर्फ जमी थी, बर्फ पिघलने लगेगी, ठीक है, पहाड़ी पिघल गया हमारा, तो क्या होगी, बर्फ पिघलने लगेगी, ऊपर के जो पासेस हैं वो खुल जाएंगे, ऊपर मतलब सिचुएशन फेवरेबल होगी। फाइन, ऊपर सिचुएशन फेवरेबल होगी, तो ऊपर क्या होता है कि 4-5 महीने जैसे ढका रहा है पूरा पार्ट बर्फ में, तो वहां पे क्या हो रहा है, नई घास जो है वो इमर्ज होगी, है ना। तो क्या होता है, दे क्रॉस द पीर पंजाल पासेस एंड एंटर्ड द वैली ऑफ कश्मीर। समर्स की बात बता रहा हूं। With the onset of monsoon, the snow melted and the mountain side were lush green. This provided forage for the animals. Forage मतलब अगेन क्या है, forage का मतलब अगेन आपका घास फूस जो खाने की चीज रह गई जानवरों की, ठीक है, तो मत खाने लग जाना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अब जैसे समर में उनकी मूवमेंट देखे तो विंटर्स के बाद में वो ऊपर चलना चालू करते हैं, दे क्रॉस दी पीर पंजाल रेंज। जैसे अगर आप देखोगे तो शिवालिक रेंज के यहाँ पे आ गए थे। अब क्या होता है, विथ दी ऑनसेट ऑफ समर्स आते आते क्या होता है, जैसे मार्च तक वो फिर वापस ऊपर चलना चालू कर देंगे, कश्मीर वैली वगैरह में घुसना चालू कर देंगे पीर पंजाल क्रॉस करके। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि समर्स के बाद में विंटर्स, तो सीजन है, रिदमिक साइकिल चलता रहेगा। तो सॉरी, समर्स के बाद में मॉनसून, तो मॉनसून में तो और बारिश हो जाएगी, तो इन पहाड़ों पे क्या होता है कि और ग्रास वगैरह आ जाती है, तो बढ़िया पर्याप्त व्यवस्था हो जाती है उनको खाने पीने की। समझ में आया, उनको बढ़िया पर्याप्त व्यवस्था हो जाती है खाने पीने की। तो इस तरह से उनका मूवमेंट होता है, इस तरह से उनका मूवमेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फाइन, विद द ऑनसेट ऑफ समर्स द स्नो मेल्टेड एंड द माउंटेन साइड वर लश ग्रीन, ठीक है। दिस प्रोवाइडेड द फोराज फॉर देयर एनिमल्स। अब क्या हो रहा है, बाय द एंड ऑफ सितंबर द बकरवाल्स वर ऑन द मूव अगेन। अब ऊपर ऊपर चढ़ते गए, अब सितंबर में वापस ठंड आना चालू हो जाएगी, तो फिर वापस अब नीचे उतरेंगे वो। फाइन, तो दिस टाइम ऑन देयर डाउनवर्ड जर्नी बैक टू देयर विंटर बेस। तो विंटर बेस वही लो हिल्स ऑफ शिवालिक, वापस वहां, मतलब ये ऊपर नीचे करेंगे, एंड दिस विल बी गाइडेड बाय द सीजंस, समर और विंटर के हिसाब से। क्लियर हो गया। व्हेन द हाई माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो, द हर्ड्स वर ग्रेज्ड इन द लो हिल्स। तो जब हाई माउंटेन्स पूरे बर्फ में ढके रहते हैं, तो फिर लो हिल्स में जो ग्रास वगैरह रहती है उसमें गुजारा बसेरा कर लेते हैं। फाइन, तो इस तरह से आपको समझ में आया कि दे आर दी पेस्टोरल ग्रुप्स। क्या नाम था, गुज्जर बकरवाल्स।
जो कि क्या कर रहे हैं, दोज हु आर परफॉर्मिंग द नोमैडिक एक्टिविटी, दे आर नॉट सेटलिंग एट अ वन प्लेस, दे आर कंटिन्यूअसली ऑन अ मूव। समझ में आ गया? तो ये गुज्जर बकरवाल्स हो गए। सिमिलरली जैसे अगर आप देखें तो दूसरी जो कम्युनिटी है, माउंटेन्स की पढ़ रहे हैं उधर, दूसरी कम्युनिटी जो इस तरह की क्या कर सकते हैं, नोमैडिक पैस्टोरलिज्म को परफॉर्म कर रही है, वो है गद्दीस। ठीक है, गद्दी ट्राइब में भी कह सकते हो, गद्दी ट्राइब या फिर गद्दी पैस्टोरल नोमैड्स, गद्दी नोमैड्स जो हैं, तो दे आर दी शेफर्ड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। आप थोड़ा सा नीचे सटक के आ जाओ, किधर, जैसे आपका कश्मीर में आपने देख लिया कि कश्मीर में गुज्जर बकरवाल्स हैं। अब नीचे आएंगे आप तो क्या हो जाएगा, नीचे जैसे अगर आप देखोगे तो नीचे आपको हिमाचल प्रदेश दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश में आपको कौन मिलेंगे, हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेंगे गद्दीस। ठीक है, तो गद्दी नोमैड्स जो है ये हिमाचल प्रदेश के नोमैड्स हैं। फाइन, तो दे आर दी शेफर्ड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, हैड सिमिलर साइक्लिक मूवमेंट। सिमिलर साइक्लिक मूवमेंट मतलब क्या है कि माउंटेन में तो चाहे जम्मू कश्मीर के माउंटेन हो चाहे हिमाचल प्रदेश के, कहानी तो वही रहेगी कि हर जगह क्या होगा, विंटर्स में तो बर्फ जमी जाएंगी, तो इनका भी वैसा ही साइक्लिक मूवमेंट है, बस अब जगह वगैरह बदल जाएगी ना थोड़ी सी। तो दे टू स्पेंड देयर विंटर इन द लो हिल्स ऑफ शिवालिक रेंज, ग्रेजिंग देयर फॉक्स इन स्क्रब फॉरेस्ट। ठीक है, तो वही लो हिल्स ऑफ शिवालिक रेंज जो है, तो वहां पे क्या होता है, विंटर्स में विंटर बेस उनका लो हिल्स पे हो जाता है, ज्यादा ऊंचे पे क्या है, बहुत ज्यादा ठंड रहेगी। ठीक है, बाय अप्रैल दे मूव नॉर्थ एंड स्पेंड समर इन लाहौल एंड स्पीति। तो अप्रैल आते आते क्या है कि वो नॉर्थ की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, जैसे ऊपर की तरफ ये लाहौल स्पीति। ठीक है, लाहौल स्पीति में क्या करते हैं, अपने अप्रैल वाला टाइम पीरियड बिताते हैं। ठीक है, नीचे से आ रहे हैं ऊपर की तरफ, लाहौल स्पीति में अपना क्या करेंगे, टाइम बिताएंगे हिमाचल प्रदेश में, फिर उसके बाद में और ऊपर चले जाएंगे। तो अब क्या होता है, जब ये आए हैं तो उन्होंने बोला कि अब अपने गांव वगैरह लाहौल स्पीति में उनकी जमीन वगैरह रहती है, तो when the snow melted and the high passes were clear, many of them moved to the higher mountains and meadows। तो जैसे जैसे बर्फ पिघलती जाएगी तो और ऊपर चले जाएंगे, और ऊपर अच्छी ग्रेजिंग मतलब ग्रेस करवाने के लिए अच्छी क्वालिटी का पैस्चर मिलता चले जाएगा उन्हें। ठीक है, बाय सितंबर दे बिगिन देयर रिटर्न मूवमेंट। ठीक है, अब सितंबर तक ऊपर पहुंच गए, अब क्या होगा, सितंबर के बाद धीरे से ठंड आने लगेगी, तो फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली दे स्टार्टेड मूविंग डाउन। ठीक है, लाहौल स्पीति से ऊपर गए थे और अब वापस आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ऑन द वे दे स्टॉप वंस अगेन इन द विलेजेस ऑफ लाहौल एंड स्पीति, रिपिंग देयर समर हार्वेस्ट एंड सोइंग देयर विंटर क्रॉप्स। तो क्या हो रहा है, कहानी समझना अच्छे से कि गद्दीस जो थे, तो जैसे ये माउंटेन्स है मान लो, ठीक है, ये माउंटेन्स है, तो ये विंटर्स में तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, विंटर्स में आप देख रहे हैं कि शिवालिक, फाइन, तो शिवालिक के लो माउंटेन्स पे वो थे विंटर में, क्लियर हुआ। समर्स आते आते ऊपर जाने लगे, तो लाहौल स्पीति जो है, ठीक है, लाहौल स्पीति के विलेजेस में उन्होंने क्या कर दिए, यहाँ पे क्रॉप्स शो कर दिए और ऊपर और चले गए। अब जब सितंबर आया तो रिटर्न करके वापस आ रहे हैं। अब रिटर्न करके वापस जब आ रहे हैं तो उन्होंने क्या किया कि जो क्रॉप्स, समर क्रॉप्स जो शो करके ऊपर गए थे ना, तो उनको हार्वेस्ट कर लेंगे, बोलेंगे चलो फसल तो काट लो, पक गई, अपन 2 महीने में घूम के आए जब तक। तो ये फसल काट के विंटर्स की क्रॉप शो करके नई फसल फिर लगा के और नीचे उतर आएंगे। ठीक है, और नीचे उतर आए, नई फसल लगा के और नीचे होता है, विंटर यहाँ बिताया पूरा उन्होंने, अब वापस जब लौट के आएंगे तो ये फसल काट के फिर अगली फसल बो देंगे। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि एक सीजनल मूवमेंट चलता रहता है उनका, डिपेंडिंग ऑन दी सीजन, एक साइक्लिक मूवमेंट जो उनका चलता रहता है। तो बाय सितंबर दे बिगिन देयर रिटर्न मूवमेंट, सितंबर में नीचे आ रहे हैं, तो ऑन द वे दे स्टॉप वंस अगेन इन दी विलेजेस ऑफ लाहौल स्पीति, रीपिंग देयर समर हार्वेस्ट, मतलब वो जो पकी हुई समर हार्वेस्ट उसको काट पीट लेते हैं और विंटर क्रॉप को ग्रो कर देते हैं। ठीक है, देन दे डिसेंड विद देयर फोक टू देयर विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड्स ऑन द शिवालिक हिल्स। नेक्स्ट अप्रैल वंस अगेन दे बिगिन देयर मार्च विद देयर गोट्स एंड शिप टू समर मिडोज। मिडोज मतलब क्या होता है, मिडोज यानी कि जो ग्रेजिंग एरिया रहता है ना माउंटेन्स में, मिडो यानी कि क्या है, जहां पे छोटी छोटी घास हो जो जानवर खा सके, तो वो मिडोज कहलाते हैं। समझ में आया, मिडोज वो कहलाते हैं, क्लियर है। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ गद्दी ट्राइब्स या फिर गद्दी नोमैड्स कह लो आप, समझ में आया। तो गद्दी नोमैड्स इस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। तो दीज आर सम ऑफ दी पैस्टोरल नोमैडिक कम्युनिटीज इन माउंटेन्स, गुज्जर बकरवाल्स, गद्दीस, और अभी खत्म नहीं हुए, अगले क्या है, जैसे आप देखोगे तो गद्दी शिपिंग शेयर्ड। अब आप सोच रहे होंगे इतने जानवर पाल क्यों रहे, मतलब ह्यूमैनिटी नहीं, देखो हर आदमी क्या कर रहा है, अपना जीवन यापन तो करेगा नहीं, ह्यूमैनिटी तो है नो डाउट, इतने सारे जानवरों को अपने साथ रख रहे हैं, लेकिन अब क्या करते हैं, जानवर हैं तो बोला चलो आओ कटिंग बनवा दे तुम्हारी। तो गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में वो जितनी भी उनके पास भेड़ बकरी रहते हैं सबकी क्या कर दी जाती है, कटिंग बना दी जाती है, पूरा ऊन इकट्ठा किया जाता, और उसी से आप क्या देखोगे तो अलग अलग पश्मीना शॉल हो गई आपकी, ठीक है, और विंटर वेयर्स हो गए, कहीं स्वेटर हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, तो वो सारा सब कुछ ऐसे मिलेगा, ठीक है, इन्हीं जानवरों से मिलता है ना सारा सब कुछ। तो ये
व्यवस्था रहती है, ये व्यवस्था रहती है। तो ये गद्दी शिपिंग शेयर्ड, तो उनकी कटिंग बना के इस तरह से पूरा वुल निकाल लेते हैं, उनका जो कोट रहता है फर। अब ऐसा नहीं है कि भर ठंड में उनके कपड़े उतार दिए जाते हैं, किनके, भेड़ बकरियों के। देखा जाता है कि क्या समर्स आ रहे हैं तो समर्स में क्या होता है कि समर्स में ठंड भी कम रहेगी, तब उनको क्या कर दिया जाता है, तब उनको एक तरह से शेव कर दिया जाता है पूरा, और उनका पूरा कोट निकाल लिया, तो उनके हेयर्स निकाल लिए जाते हैं। ये तो आप जानती होंगे छोटी क्लासेस से, ठीक है, ये हो गया। अब पेस्टोरल नोमैड्स इन द माउंटेन ऑफ इंडियन मैप, तो जैसे अगर आप देखोगे, वैसे ये मैप पे आना नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जैसे गुज्जर्स हो गए, यहाँ पे गुज्जर, ये गुज्जर जो है तो गुज्जर बकरवाल आर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। गद्दी ट्राइब्स जो है तो गद्दीज आर ऑफ हिमाचल प्रदेश। वैसे अगर आप देखोगे उत्तराखंड में भी गुज्जर्स हैं, लेकिन वो बकरवाल्स नहीं है, क्यों, क्योंकि गुज्जर बकरवाल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए गुज्जर बकरवाल्स ऑफ आर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और सिंपल जो प्लेन गुज्जर्स हैं दे आर ऑफ उत्तराखंड। समझ में आया? जैसे भूतियाज हो गया, मोनपास हो गया, तो ये भूतियाज उत्तराखंड के हो गए। फिर जैसे अगर आप देखोगे शेरपा नेपाल के होते हैं, शेरपा, ठीक है, मोनपास हिमाचल प्रदेश के हो गए। तो ये सारे क्या है, ये पेस्टोरल नोमैडिक कम्युनिटीज हैं, ठीक है। ये एक मैप पे मैंने इसी लगाया क्योंकि पूरे चैप्टर में जितना आप पढ़ोगे, धंगर्स के बारे में पढ़ोगे आप, रायकास के बारे में, बंजारास के बारे में, तो ये सारा मैंने आपको, कुरमास, कोरबास, गोलाज, तो ये सारा मैप पे आपको देखने को मिल रहा है, जो मेजर आपकी बुक में दिया है। समझ में आया? अगला ग्रुप अगर जैसे देखें तो गुज्जर्स ऑफ गढ़वाल एंड कुमाऊं, ठीक है, गढ़वाल एंड कुमाऊं, ये माउंटेन रेंजेस कहां की, उत्तराखंड की है। तो सिमिलरली जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड। तो जैसे अगर आप ईस्टवर्ड बढ़ते जाओगे तो उत्तराखंड में आपको एक और पेस्टोरल नोमैडिक कम्युनिटी देखने को मिलेगी, जिसका नाम क्या है, गुज्जर्स। तो गुज्जर्स ऑफ गढ़वाल एंड कुमाऊं, तो द गुज्जर कैटल हर्डर्स केम डाउन टू द ड्राई फॉरेस्ट ऑफ द भावर इन विंटर and went up to the high meadows, the बुग्याल्स in summer। अब ये क्या है, भाबर और बुग्याल, तो वो समझाता हूं मैं। देखो क्या हो रहा है ना, ऐसे दो मिनट इस फोटो में देखो, ये क्या है, हाई माउंटेन है यहाँ पे। तो अब विंटर्स में क्या होगा, ये तो पूरा सब स्नो कवर्ड होगा, ठीक है। हाई माउंटेन से नीचे उतर क्या होगा, तो ये कौन सा बेल्ट होता है। अगेन चैप्टर 2 ज्योग्राफी, थोड़ा सा मतलब आप बोल रहे हो सर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, लेकिन एसोसिएट करो। क्या हो रहा है कि जैसे अगर आप देखोगे तो हमने पढ़ा था कि माउंटेन जो है, थोड़ा ध्यान करो, क्या ध्यान करो, चलो रिवाइज करवाता हूं। अगर आप बात करें किसकी, नदन प्लेन की, तो नदन प्लेन आर मेड अप ऑफ 4 डिविजन्स। क्या है वो 4 डिवीजन, माउंटेन से नीचे उतरोगे आप तो आपको क्या मिलेंगे, देखने को मिलेगा, बड़े बड़े बोल्डर वाला जोन देखने को मिलेगा, जहां पे स्ट्रीम्स क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है। एंड दिस जोन इज नोन एज व्हाट, ये जो जोन रहता है, तो इस जोन में मतलब इस जोन में जहां पे स्ट्रीम्स डिसअपियर होने लगती है, इस जोन को क्या कहा जाता है, भाबर, ठीक है, भाबर जोन। फिर उसके बाद में स्ट्रीम जहां रीअपियर होती है, तो ये कौन सा क्षेत्र रहता है जहां स्ट्रीम्स रीअपियर होती है, जहां स्ट्रीम्स रीअपियर होती है, तो ये वाला क्षेत्र रहता है तराई रीजन। ध्यान आ रहा है? तो ये भाबर बेल्ट हो गया, भाबर, ये तराई, क्लियर हो रहा है? तराई के बाद चीज देखोगे तो खादर और भांगर, फिर वो जो एलुवियल सॉइल का ओल्ड एलुवियल यानी भांगर और न्यू एलुवियल यानी खादर, तो वो वाला पूरा जोन रहता है ना। अब पॉइंट क्या है यहाँ पे, सारा सब कुछ क्यों बता रहा हूं, तो वैसे ही उत्तराखंड में जैसे अगर आप देखोगे तो जो गुज्जर्स ऑफ गढ़वाल एंड कुमाऊं रेंज है, तो दे केम डाउन टू द भावर रीजन, दे केम डाउन टू द भावर रीजन इन द मंथ्स ऑफ विंटर्स, क्योंकि ऊपर ठंड है बहुत ज्यादा, ठीक है, वही फ्रोजन गोट हो जाएगी, तो इसके लिए क्या होते हैं, नीचे उतर के आ जाते हैं, ठीक है, इस भावर रीजन में अपना जीवन बिताते हैं सर्दियों में। फिर क्या होता है, सर्दियों में भाबर रीजन में अपना जीवन बिताने के बाद में क्या होता है, जब गर्मी आती है तो अगेन दे मूव टू दी कह सकते हैं टॉप ऑफ द माउंटेन। जो टॉप ऑफ द माउंटेन जहां पे मिडोज है, ग्रासलैंड है, तो वहां क्या कहा जाता है, उन मिडोज को बुग्याल्स कहा जाता है। शब्द से कंफ्यूज मत होना, मैं सिंपल इसलिए आपको विजुअलाइज करवाते चल रहा हूं, क्या कि जो हाई माउंटेन एरियाज में इस तरह का ग्रेजिंग ग्राउंड रहता है, ठीक है, कबड्डी के मैदान जैसा रहता है कि यहाँ पे भेड़ बकरी आराम से दौड़ा लगा सके, तो इसे क्या कहा जाता है, हाई माउंटेन मीडोज जो रहती हैं वो बुग्याल्स कहलाती हैं। फाइन, तो समर्स में भाबर रीजन में, अब बोलोगे सर यहाँ पत्थर खाएंगे कि नहीं, ग्रास यहाँ भी रहती हो तो फोटो पत्थर जैसी लगी है, ये समझना कि समर में पत्थर खाना चालू कर देते जानवर, ठीक है। तो यहाँ समर्स की बात हो गई, और विंटर्स की बात जैसे अगर आप देखोगे तो विंटर्स में यहाँ पे है और समर्स में यहाँ पे है। समझ में आ गया? समर्स विंटर्स में कंफ्यूज मत होना, वो सिंपल सी चीज ऐसे समझने वाली कि नीचे आ जाते हैं विंटर्स के टाइम पीरियड में और ऊपर चले जाते हैं वापस समर्स में। क्लियर हुआ? तो कहानी क्या है, द गुज्जर कैटल हर्डर्स केम डाउन टू द ड्राई फॉरेस्ट ऑफ भाबर इन द विंटर एंड वेंट अप टू द हाई मीडोज द बुग्याल्स इन समर। मेनी ऑफ देम वर ओरिजिनली फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर से थे ओरिजिनली, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या है उत्तर प्रदेश और हिली एरियाज में आ गए 19th सेंचुरी आते आते। क्यों? इन सर्च ऑफ पास्चर, इसीलिए वो गुज्जर बकरवाल से रह गए, ये गुज्जर्स हो गए। समझ में आया? तो सेम कम्युनिटीज है, लेकिन गुज्जर्स आर स्पेसिफिकली ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की जो हिली एरियाज है वहां पे। क्लियर हो गया? पेस्टोरल कम्युनिटीज ऑफ द हिमालयाज, पेस्टोरल कम्युनिटीज ऑफ हिमालयाज
इंक्लूडिंग दी भूतियाज है यहाँ पे, ठीक है, भूतियाज, ठीक है, भूतियाज, शेरपास एंड किन्नौरीज ऑल्सो फॉलो दिस पैटर्न ऑफ साइक्लिकल मूवमेंट ऑफ नोमैडिज्म। तो जिससे मैंने बताया आपको कि और भी मल्टीपल कम्युनिटीज है, पेस्टोरल कम्युनिटीज पूरे हिमालयाज में, तो शेरपास है, किन्नौरीज है, मोनपास है, भूतियाज है, तो ये सारी कम्युनिटीज जो हैं जो माउंटेन्स में रह रही है पेस्टोरल नोमैडिक कम्युनिटीज, वो इसी तरह का सीजनल मूवमेंट जो है वो फॉलो करती है। अब यहाँ पे एक एनालिसिस वाली चीज आ गई, क्या कि आपने कौन कौन सी पेस्टोरल नोमैडिक कम्युनिटी रह रही है इंडिया में इन दी माउंटेन्स, वो देख लिया। और इसमें कॉमन पैटर्न हम क्या ड्रॉ आउट कर सकते हैं, देखो तो कॉमन पैटर्न जो हम ड्रॉ आउट कर सकते हैं वो कॉमन पैटर्न क्या है, वो कॉमन पैटर्न यहाँ पे आपको अब समझना होगा कि कॉमन पैटर्न हम क्या ड्रॉ आउट कर सकते हैं। All of them had to adjust to the seasonal changes and make effective use of available pasture in different places। ठीक है, क्या हो रहा है, पूरी जो कहानी चल रही है ना कि एक जगह दूसरे का घूम रहे हैं, सीधे बैठ नहीं रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने साथ जो अपने जानवर है उनके लिए पैस्चर इकट्ठी करना है, मतलब उनके लिए क्या करना है, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना है। ठीक है, तो ऑल ऑफ देम हैड टू एडजस्ट सीजनल चेंजेस, तो एंड दिस विल डिपेंड ऑन सीजन। क्यों, क्योंकि विंटर्स में वहां पे ग्रास वगैरह मिलेगी नहीं, स्नो कवर्ड हो जाएगा, तो क्या खाएंगे, बर्फ खाना तो ऐसा तो है नहीं कि या तो क्या बोल जाएंगे कि सब उपवास करने लग जाएंगे। ठीक है, खाना तो चाहिए रहेगा ना जानवरों को, तो वो पैस्चर के चलते क्या है, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। ठीक है, ताकि इफेक्टिवली उन्हें क्या मिलती रहे, पैस्चर मिलती रहे। व्हेन द पैस्चर वाज एग्जॉस्टेड और अनयूजेबल इन वन प्लेस, दे मूव देयर हर्ड एंड फ्लॉक टू न्यू एरियाज। जब एक जगह पे खाने की कमी आती है, दूसरी जगह चले जाते हैं। सही बात है, ठीक है। दिस कंटिन्यूस मूवमेंट आल्सो अलाउड द पैस्चर्स टू रिकवर, इट प्रिवेंटेड देयर ओवरयूज। और जो ओवर ग्रेजिंग वाला शब्द होता है ना, इन्वायरमेंट को पोल्यूशन करते हैं। ठीक है, मतलब इन्वायरमेंट के लिए थ्रेट है एक ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग क्या है कि मान लो एक ही जमीन है, वहीं पे सारे भेड़ बकरी, ठीक है, ऊंट सब खाना खा रहे हैं, तो वहां की जमीन जो है, तो जमीन बोलेगी मेरी छाती में दर्द होने लगा, क्यों, क्योंकि इतना ज्यादा ग्रेजिंग हो रही है। तो अब क्या हो रहा है कि जब लेकिन जैसे सीजनल मूवमेंट होता है ना, तो 6 महीने के लिए क्या है, हाई ग्राउंड्स बुग्याल वाला जो रीजन रहेगा, तो वहां पे क्या रहेगा, थोड़ा आराम रहेगा। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ग्रेजिंग एरिया फिर से रिकवर हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, क्वालिटी खत्म नहीं होगी, ओवर यूज नहीं होगा वहां के रिसोर्सेज का। ठीक है, विंटर उन्होंने क्या कर लिया, नीचे की जो लो हिल एरियाज थे शिवालिक के, वहां पे ग्रेजिंग चली। अब समर्स में ऊपर चलेगा, जब तक ये नीचे वाला एरिया रिकवर कर लेगा अपने आप को, तो ओवर यूज या फिर ओवर ग्रेजिंग जैसी समस्या नहीं होगी। सो दिस इज गुड, दिस इज गुड। तो साइकिल ऑफ सीजनल मूवमेंट इन माउंटेन, it is being performed, ये जो cyclic movement है, तो it is being performed in consideration to the seasons and the availability of pasture, and it is good as it prevent the, क्या कह सकते हैं, as it helps the pasture to recover and it prevents the overuse of the soil and land। समझ में आ गया, ये कहानी रही है कहाँ की, माउंटेन्स की। समझ में आया, माउंटेन्स का सीजनल मूवमेंट, साइकिल ऑफ मूवमेंट, वो सब कुछ। अब हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं, मतलब ये बहुत समझदारी वाला काम भी हुआ क्या, कि बहुत अच्छी तरह से आपने क्या कर लिया, सॉइल को, इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को रिकवर करने का मौका दिया पूरा। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़े एक और कदम, तो अब एक कदम आगे बढ़ने पे हमें क्या मिलेगा कि पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट ऑन दी प्लेटू, प्लेन्स एंड डेजर्ट्स। चलो एक बार रिकॉल करवाऊंगा ताकि आप पीछे वाला पार्ट सपाट ना हो जाए आपका। तो हमने माउंटेन्स वाला काम, मतलब पार्ट पूरा पढ़ लिया पेस्टोरल नोमैड्स का इन इंडिया, गुज्जर बकरवाल्स, गद्दीस और गुज्जर्स, इनके बारे में पढ़ लिया। अब हम आ गए माउंटेन से उतर के कहां पे, जमीन पे। ठीक है, तो पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट ऑन प्लेटू, प्लेन्स एंड डेजर्ट। तो कंट्री का जो दूसरा बचा हुआ पार्ट है कि डेजर्ट में, प्लेन एरिया में, प्लेटू रीजन में, क्या यहां भी कोई पेस्टोरल ग्रुप्स रहते हैं तो कौन है, कैसे। तो स्टार्ट करते हैं किससे, धंगर्स से। अब धंगर्स के बारे में आपने सुना भी होगा। धंगर्स क्या है, तो धंगर्स वर एन इंपॉर्टेंट पेस्टोरल कम्युनिटी ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, जय महाराष्ट्र। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो धंगर्स जो है इंपॉर्टेंट पेस्टोरल कम्युनिटी है, दे आर ऑफ महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में भी कहां है, तो देखो मोस्ट ऑफ देम वर शेफर्ड्स। शेफर्ड्स मतलब वो एक चरवाहे है। अब आप पेस्टोरल कह लो या शेफर्ड्स कह लो, उसमें कंफ्यूज मत होना। शेफर्ड्स मतलब क्या है, चरवाहे जिनके पास क्या है, बहुत सारे वो रहते हैं, पक्षी नहीं, पशु रहते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ देम वर शेफर्ड्स, some were blanket weavers and still other were buffalo herders। तो यहाँ जैसे अगर आप देखोगे ना, तो कुछ blanket weavers हैं, कुछ buffalo herders हैं, तो ये भैंस वगैरह। और आप देखना तो शेफर्ड ग्रुप्स जो रहते हैं, तो उनके पास में बहुत बेहतरीन डॉग्स भी होते हैं। ठीक है, उनके जो कुत्ते रहते हैं बड़े खतरनाक रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, पूरी जो कैटल रहती है ना, पूरी कैटल जो रहती है उनके साथ में आगे आगे चलते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं इस तरह से। व्हाट आई हैव पर्सनली ऑब्जर्व्ड, वो बता रहा हूं, बुक में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन अगर आप कभी आगे देखो कहीं भी इस तरह के पेस्टोरल ग्रुप्स को, तो देखना उनके साथ एक डॉगी रहता है। वो डॉगी बहुत भयंकर खूंखार टाइप से रहता है और बहुत तेज रहता है, वो पूरे हर्ड की रक्षा करता है एक तरह से। ठीक है, आई हैव पर्सनली सीन दिस, इसके लिए बता रहा हूं मैं आपको। तो मोस्ट ऑफ देम वर शेफर्ड्स
blanket weavers, still other were buffalo herders. The Dangar shepherds stayed in the central plateau of Maharashtra during the monsoon. अब क्या हो रहा है, तो जैसे हमने देखा माउंटेन्स में मूवमेंट किस चीज पर डिपेंडेंट था, माउंटेन्स के जो पेस्टोरल कम्युनिटी है उनका मूवमेंट सीजन के ऊपर डिपेंडेंट था, ठीक है, सीजन में भी विंटर को कंसीडर करते हुए, टेम्परेचर वाले पॉइंट को कंसीडर करते हुए। लेकिन जो प्लेटू प्लेन और कह सकते हैं कि डेजर्ट एरिया में पेस्टोरल कम्युनिटीज रहेंगी ना, उनका मूवमेंट समर्स और विंटर से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, उनका मूवमेंट इन्फ्लुएंस होगा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर से, मॉनसून से। क्या कहा जा रहा है कि धंगर कम्युनिटी जो है ना, तो धंगर कम्युनिटी कंट्री के सेंट्रल पार्ट में रह रही है, महाराष्ट्र मतलब जो है, तो महाराष्ट्र के भी सेंट्रल पार्ट में रह रही है, जो महाराष्ट्र का सेंट्रल पार्ट थोड़ा सा ड्राई रीजन रहता है, तो ड्राई रीजन है। बारिश वाले टाइम पीरियड में तो क्या करेंगे, बारिश वाले टाइम पीरियड में तो ये यही रह लेंगे, क्योंकि ड्राई होने के बावजूद भी थोड़ा बहुत तो पानी मिल ही जाता है। तो मानसून का जो सीजन रहता है, मानसून के सीजन में धंगर कम्युनिटी कहां रह रही है, जहां रहती है वहीं रह रही है, सेंट्रल पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, सेंट्रल पार्ट या फिर कह सकते हैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र में। फिर क्या होगा देखो, तो दिस, अब ये जो क्षेत्र है ना, तो दिस वाज अ सेमी एरिड रीजन विथ लो रेनफॉल एंड पुअर सॉइल. It was covered with thorny scrubs. Nothing but dry crops like बाजरा could be sown here. तो समर जैसे मॉनसून की बात करी जाए, तो मॉनसून में क्योंकि सॉइल भी उतनी अच्छी नहीं है, पानी भी उतना नहीं, लेकिन मॉनसून में थोड़ा बहुत मिल जाता है, तो ड्राई क्रॉप सच एज बाजरा वगैरह ग्रो करा के यहाँ पे काम चल जाता है, ठीक है, बाजरा वगैरह ग्रो करा के काम चल जाता है। लेकिन इन द मॉनसून दिस ट्रैक्स बिकम अ वास्ट ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर दी धंगर फ्लॉक्स, ठीक है। तो अब क्या है, धंगर्स के पास में जितने भी धंगर सारथी क्या है, शेफर्ड्स, तो उनके पास जितने भी बफेलोज हैं, उनके पास जितने भी मान लो गोट शिप है, दूसरे वैसे शिप तो कम ही रहेंगी, तो उनके लिए क्या होता था, उनके लिए मानसून में अच्छी व्यवस्था होती थी खाने पीने की, कि मानसून में तो क्या उनको ये, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है, फाइन, ये जो पूरा एरिया है आपको क्या देखने मिल रहा है, सेंट्रल प्लेटू ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, दिस इज ग्रीन ड्यू टू दी रेनफॉल, बारिश वारिश है तो खाने को मिल जाता है। लेकिन बाय अक्टूबर द धंगर्स हार्वेस्ट देयर, बीजा नहीं है, बाजरा आएगा, ठीक है, बाजरा, फाइन। तो बाय अक्टूबर द धंगर्स हार्वेस्ट देयर बाजरा एंड स्टार्टेड ऑन देयर मूव वेस्ट। अब क्या होगा कि इन्होंने क्या किया, मानसून तो जो सेंट्रल प्लेटू है महाराष्ट्र का, सेंट्रल प्लेटू यानी जो पूरा क्षेत्र है जो कि रिलेटिवली ड्राई है, लेकिन मानसून के टाइम पीरियड में तो पानी मिल जाता है, तो अपना काम चला लिया 3-4 महीने। अब ये मूव करेंगे किधर, वेस्ट। कब मूव करेंगे, तो ये कब मूव करेंगे टुवर्ड्स वेस्ट, जैसे अगर आप देखेंगे तो बाय अक्टूबर, अब क्योंकि क्या है, पानी नहीं आना है, अब सूखा रहेगा क्षेत्र, तो वो वेस्टवर्ड मूव करने लगते हैं, समझ में आया ना। तो विथ, ठीक है, जब तक मानसून है तो अलोंग विथ मानसून दे आर स्टेइंग इन द सेंट्रल पार्ट ओनली, ठीक है, बट दे विल मार्च टुवर्ड्स द वेस्ट। मार्च टुवर्ड्स द वेस्ट मतलब क्या है कि जब मानसून खत्म हो गया तो वेस्टवर्ड मूव करने लगते हैं। विंटर्स आते आते, मतलब मानसून के बाद में अब क्या देख रहे हो, विंटर आता है, तो विंटर्स आते आते क्या है, वो वेस्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। वेस्ट मतलब उनका वेस्ट, अगर वो सेंट्रल प्लेटू में थे तो इस तरफ वेस्टवर्ड मूव कर जाते हैं वो। अब इस पॉइंट को समझना कि वेस्टवर्ड क्यों मूव कर जाते हैं, दिस इज द पॉइंट। तो धंगर्स इन विंटर्स, तो विंटर्स के टाइम पीरियड में दे रीच कोंकण। अगेन कहां पढ़ा है आपने, तो कोंकण की अगर कहानी पढ़े हम, तो कोंकण भी आपने वही ज्योग्राफी में पढ़ा है। अब बोलोगे सर हाँ पूरा तो ज्योग्राफी से रिलेट हो रहा है, तो एक कोस्ट है कोंकण कोस्ट, ठीक है। फिर आप जैसे देखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोंकण के बाद में कन्नड़ा कोस्ट आ जाता है, मलाबार कोस्ट आ जाता है, तो ये वेस्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। ये जो पूरा कोंकण कोस्ट है ना, कोंकण कोस्ट की तरफ, कोस्टल रीजन में क्यों जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर भी क्या होता है, आपको देखने को मिलता है कि ओरोग्राफिक रेनफॉल होती रहती है, ठीक है। ये वाला जो ट्रैक रहेगा कोंकण कोस्ट जो रहेगा, तो कोस्टल रीजन थोड़ा सा फर्टाइल भी रहता है, ठीक है, थोड़ा सा फर्टाइल भी रहता है। फर्टाइल होने के साथ साथ क्या है, वहां पे बारिश भी होती रहती है, तो उनके जानवरों को क्या मिल जाएगा जो चाहिए, ठीक है, ग्रेजिंग ग्राउंड्स मिल जाएंगे। समझ में आया। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि मानसून तो वो जैसे तैसे सेंट्रल प्लेटू ड्राई रीजन में अपना काम चला लेते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, दे मूव टुवर्ड्स द वेस्ट, बाय अक्टूबर दे मूव टुवर्ड्स द वेस्ट, दे रीच कोंकण कोस्ट, ठीक है, विथ दिस वाज अ फ्लरिशिंग एग्रीकल्चर ट्रैक विथ हाई रेनफॉल एंड रिच सॉइल। और ये जो क्षेत्र है, तो ये क्षेत्र जो है कोंकण कोस्ट वाला, ये क्या है, एक फ्लरिशिंग एग्रीकल्चरल ट्रैक है विथ हाई रेनफॉल एंड रिच सॉइल। तो यहाँ पे सॉइल भी खूब है, ठीक है, रेनफॉल भी अच्छी मिल जा रही है। क्लियर हुआ। तो हियर द शेफर्ड्स वर वेलकम्ड बाय कोंकणी पीजेंट्स। और यहाँ पे जो कोंकण कोस्ट में पीजेंट्स रहते थे ना, वो पीजेंट्स इन शेफर्ड्स को बहुत वेलकम करते, दिल खोल के, आइए। अब आपके मन में एक सवाल, सर ये तो खुद अकेले थोड़ी ना आ रहे, इनके साथ में पीछे एक पूरा जत्था आ रहा है, इतने सारे जानवर लेके आ रहे हैं, पीजेंट्स को तो डर लगना चाहिए क्या कि हमारी पूरी फसल खा जाएंगे इनके जानवर, और पीजेंट्स तो उनका वेलकम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है, लॉजिक समझो, ठीक है। क्या हो रहा है, जब आपके घर में खाने का सामान रखा रहेगा, ठीक है, आपको ऐसा कि किसी को देना नहीं, तो आप तो चोरी चोरी खा जाओगे।
अब खाने के बाद खत्म कर दिया, जब हाथ धो लिए और फिर कोई मेहमान आ रहा तो बोला आ जाओ आ जाओ, जब तो खाली हमने है ना, मतलब ऐसा कोई करता नहीं, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि पीजेंट्स ने अपनी क्रॉप हार्वेस्ट कर ली है, अब क्रॉप के नाम पे कुछ बचा नहीं है, तो अब जानवर आ रहे हैं तो उनको ऐसा कोई डर नहीं कि जानवर क्या खाएगा, उल्टा वेलकम इसलिए करके क्योंकि अब जो बचा हुआ कह सकते हैं कि भूसा रह गया है ना, भूसे के लिए अब वो खुद तो खाएंगे नहीं भूसा, तो उन्होंने जानवरों को वेलकम किया कि आओ, ठीक है। धंगर पीजेंट मतलब धंगर नोमैड्स जो आए हैं, ये धंगर पेस्टोलिस्ट कम्युनिटीज जो आई हैं, तो अपने जानवरों को अपने साथ लेके आइए, तो हमें क्या दे देंगे, ये मतलब हमें देंगे कुछ नहीं, लेकिन हमारा पूरा जो खेतों में भूस पड़ा है वो खा जाएंगे, ठीक है, जो रिमेन्स ऑफ द क्रॉप्स है वो तो खाई जाएंगे। समझ में आया ना क्यों वेलकम कर रहे हैं। तो आफ्टर द खारिफ हार्वेस्ट, मानसून चले गया, उन्होंने अपनी बाजरा की फसल काट के आए, जो कोनकानी पीजेंट्स थे उन्होंने भी अपनी फसल काट ली है, क्लियर। तो आफ्टर द खारिफ हार्वेस्ट वाज कट, एट दिस टाइम द फील्ड्स हैड टू बी फर्टिलाइज्ड एंड मेड रेडी फॉर राबी हार्वेस्ट। विंटर क्रॉप्स के लिए खेतों को तैयार करना है, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज आपको ये भी है कि खेत अगर फर्टिलाइज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अभी जो धंगर कम्युनिटी आ रही है, धंगर कम्युनिटी अपने जानवर लेके आ रही है, तो धंगर कम्युनिटी के जानवर जिस खेत में खाएंगे, अब जानवरों के लिए अलग से टॉयलेट तो बनाते नहीं, ठीक है, तो जिस खेत में खाएंगे उसी खेत में क्या करेंगे, काऊ डंग वगैरह ऐड करेंगे, मैन्योर ऐड हो गया खेतों में। तो इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूं कि ले जाते हैं कि हमारे खेत में ले चलो यार तुम्हारे जानवरों को सारे, हम तुम्हें पैसे दे देंगे थोड़े से। क्यों? क्योंकि इतने सारे जानवर रहते हैं, इतने सारे, जैसे सेंट्रल इंडिया, आई एम फ्रॉम सेंट्रल इंडिया में, अगर आपको वहां की बात बताऊं तो क्या होता है कि भेड़ वाले जो लोग आते हैं, जैसे अभी आगे पढ़ेंगे, बंजारा कम्युनिटीज अपने भेड़ बकरी के साथ आती है, रायकाज आते हैं, तो उन लोगों को पैसे दिए जाते हैं कि आप हमारे खेत में अपना रेन बसेरा लगा लो थोड़े दिन के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे खेत में आपके जानवर घूमते रहेंगे, वहीं वो पूरा क्या कह सकते हैं कि पूरा जो रिमेन्स है स्ट्रॉ वगैरह, ठीक है, वो खा जाएंगे। साथ ही साथ क्या करेंगे, अब जब वो उस खेत पे रहेंगे तो दे विल ऐड फर्टिलाइजर टू आवर फील्ड, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, काऊ डंग वगैरह ऐड हो जाएगा। समझ में आया? वो केस रहता है। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है कि व्हाई द शेफर्ड्स, व्हाई द धंगर शेफर्ड्स वर वेलकम्ड बाय द कोनकानी पीजेंट्स। तो दे फर्टिलाइज्ड एंड मेड देयर फील्ड्स रेडी फॉर राबी हार्वेस्ट। धंगर फॉक्स मैन्योर्ड द फील्ड्स एंड फेड ऑन द स्टबल। तो स्टबल बर्निंग मतलब स्टबल ईटिंग जो होता है वो यहां पे होगा कि जो क्रॉप्स का रिमेन्स रह गया वो खा जाएंगे सारे जानवर, ठीक है। द कोनकानी पीजेंट्स आल्सो गेव सप्लाईज ऑफ राइस व्हिच द शेफर्ड्स टुक बैक टू द प्लेटू वेयर ग्रेन वाज स्कैर्स। अब वो जहां से आए थे धंगर कम्युनिटी के लोग, वहां तो खाने की कमी थी वैसे ही, तो यहां से राइस वगैरह भी लेके चले जाते हैं वो। चलो दोनों का काम, विन विन सिचुएशन एक तरह से, ठीक है। तो मानसून आ गया, अब मानसून आ गया, जैसे विंटर से विंटर समर पूरा टाइम उन्होंने इधर ही बिताया धंगर कम्युनिटी ने, कोनकन कोस्ट पे अपने जानवरों के साथ। और फिर आ जाएगा मानसून, तो अब क्या हो जाएगा, विद मानसून धंगर्स लेफ्ट दी कोनकन एंड रिटर्न टू देयर सेटलमेंट्स। तो मानसून वो कहां जाएंगे, वापस अपने वही पुराने जगह पे। क्यों? क्योंकि मानसून में तो उनके ट्रैक्स फिर हरे हो जाते हैं ना, मानसून वहां बिताएंगे, अगले मानसून के बाद में अगले विंटर में फिर वापस वही साइक्लिक मूवमेंट चालू हो जाएगा। यहां क्या देखा आपने, तो इन दी प्लेटो रीजन, प्लेन रीजन और डेजर्ट भी, इन बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री में आप क्या देखेंगे कि पेस्टोरल नोमैड्स का जो मूवमेंट रहेगा, ठीक है, तो वो समर और विंटर पे इन्फ्लुएंस नहीं होगा, वो मॉनसून से इन्फ्लुएंस हो रहा है, ठीक है, वो मॉनसून से इन्फ्लुएंस हो रहा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ग्रुप। अगला ग्रुप क्या है, पेस्टोरलिस्ट ऑफ ड्राई सेंट्रल प्लेटू। ड्राई सेंट्रल प्लेटू मतलब क्या है, देखो इधर ड्राई सेंट्रल प्लेटू यानी कि ये वाला क्षेत्र, ये ड्राई सेंट्रल, जैसे हमने ये देख लिया धंगर से हो गए, और नीचे आ जाओ तो ड्राई सेंट्रल प्लेटू। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये लीवर्ड साइड है, ध्यान करो, अगेन ज्योग्राफी, ये क्या है, माउंटेन का लीवर्ड साइड है, तो यहां पे तो वैसे भी बारिश कम होती है, तो ये ड्राई सेंट्रल प्लेटू वाला रीजन रह जाएगा। अब ये ड्राई डेक्कन प्लेटू वाला जो रीजन है, तो यहां पे क्या जैसे देखने को मिल रहा है, कुरमास, कोरबास, गोलाज, ये सारी नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज रहती है, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें तो इन कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, अगेन द ड्राई सेंट्रल प्लेटू वाज कवर्ड विद स्टोन एंड ग्रास, इनहेबिटेड बाय कैटल, गोट एंड शिप हर्डर्स। तो यहाँ पे भी कैटल, गोट, शिप हर्डर्स रहते हैं, क्लियर हुआ। अभी कैटल जैसे कौन कौन है, द गोलाज हर्डेड कैटल, द कुरमास एंड कुरबास रेयर्ड शिप, ठीक है, शिप एंड गोट्स एंड सोल्ड वोवन ब्लैंकेट। तो क्या देखने को मिल रहा है, कुरमास, कुरबास, गोलाज, ये सारी कम्युनिटीज यहाँ रहती है, इस तरह से जानवर वगैरह को पालती है। सेंट्रल प्लेटू की भी अगर हम बात करें, कर्नाटका आंध्र प्रदेश के क्षेत्र की। दे लिव्ड नियर द वुड्स मतलब जंगलों के आसपास। कल्टिवेटेड स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, एंगेज इन वैरायटी ऑफ पेटी ट्रेड्स एंड टुक केयर ऑफ देयर हर्डर्स, ठीक है। तो वही अपने जानवरों के साथ रहते हैं, छोटी मोटी खेती भी कर लेते हैं और जानवरों का पालन पोषण भी करते हैं। अब आप क्या देख रहे हैं कि जो माउंटेन पेस्टोलिस्ट हैं और जो प्लेटू वाले पेस्टोलिस्ट हैं, ठीक है, तो माउंटेन के पेस्टोलिस्ट का मूवमेंट मैंने आपको समझा दिया वैसे तो, क्या कि उनका मूवमेंट विंटर के ऊपर डिपेंड करता है और इनका मूवमेंट किसके ऊपर, रेनफॉल के ऊपर। उसे अगर और अच्छे से समझें तो ऐसा आंसर बन जाएगा क्या कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मूवमेंट ऑफ
mountain pastoralist versus the movement of plateau pastoralist. So unlike the mountain pastoralist, it was not the cold and the snow that defined the seasonal rhythms of their movement. ठीक है, जो प्लेटो के पेस्टोरलिस्ट ग्रुप्स हैं, ठीक है, तो उनका मूवमेंट कोल्ड या फिर स्नो से डिफाइन नहीं होता है, ठीक है, रादर इट वाज द अल्टरेशन ऑफ मॉनसून एंड ड्राई सीजन. मॉनसून में तो वो अपनी जगह पे भी बैठ के क्या कर सकते हैं, अपने कैटल्स के लिए पैश्योर या फिर फॉरेज जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं, खिलाने पिलाने की व्यवस्था कर सकते हैं. लेकिन समस्या कब आती है, ड्राई सीजन में. तो क्या हो रहा है कि इन द ड्राई सीजन दे मूव टू द कोस्टल ट्रैक्स एंड लेफ्ट व्हेन द रेन कम्स. और क्या होता है, जब बारिश आ जाती है तो वापस अपनी पुरानी जगह पे आ जाते हैं, और जब ड्राई सीजन रहता है तो कोस्टल ट्रैक्स में चले जाते हैं. तो यहां पे प्लेटू के जो पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज हैं उनका मूवमेंट किस चीज पे डिपेंडेंट है, उनका मूवमेंट डिपेंडेंट है अल्टरेशन ऑफ मॉनसून के ऊपर. ठीक है, कि मॉनसून जो बदलता रहता है ना, ऐसा वो चीज है. तो ओनली बफेलोस लाइक द स्वाम्पी वेट कंडीशन ऑफ द कोस्टल एरिया ड्यूरिंग द मॉनसून मंथ. अब मॉनसून मंथ के टाइम पीरियड में क्या होगा, देखो उन्हें वापस, आप ऐसे बोलते हो सर कोंकण कोस्ट पे रह जाए, फिर वो ड्राई रीजन में आते क्यों है. लेकिन अब जैसे धंगर्स का हमने पढ़ा केस, धंगर्स के केस में हमने क्या देखा कि उनके पास क्या है, उनके पास बफेलोस भी है. तो बफेलोस को ही कोस्टल एरिया में पड़े रहना अच्छा लगेगा कि हाँ अपने को तो पानी वानी भी सब चल जाएगा. बफेलोस मतलब बफेलोस विल बी लाइक हम तो बहुत खुश हैं, ठीक है, यही पानी भी है, यही रहने दो. लेकिन क्या होता है कि दूसरे जो कैटल्स है ना उनके पास, जैसे अदर कैटल्स लाइक गोट एंड शिप, दे हैव टू बी शिफ्टेड टू द ड्राई प्लेटू विंटर्स के मॉनसून के टाइम पीरियड में. क्यों, क्योंकि ज्यादा पानी उनको अच्छा नहीं लगेगा. तो इस तरह से वो सीजनल मूवमेंट चलता रहेगा. ठीक है, बफेलो का क्या है, बफेलो तो हाँ ठीक है पानी पानी में रहने दो हमें, ठीक है, उस टाइप से. समझ में आया. सो दिस इज द केस, this is the मतलब these are the points which makes the differentiation between the mountain pastoralist and plateau pastoralist. ठीक है, plateau pastoralist और mountain pastoralist में इस तरह से differentiation हो रहा है. क्लियर हो गया. तीसरी कम्युनिटी है बंजारास की. ठीक है, तीसरी कम्युनिटी है बंजारास की. कितने लोगों के दिमाग में मतलब इस तरह से बंजारा गाना बजने लगा था. तो ये वाले बंजारा नहीं बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ये वाले बंजारास की बात कर रहे हैं हम. बंजारास अगेन क्या है, बंजारास अगेन जैसे अगर आप देखोगे तो एक नोमैडिक हर्डर्स हैं. ठीक है, नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी है. तो ग्रुप ऑफ ग्रेजियर्स फाउंड इन द विलेजेस ऑफ उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र. तो सेंट्रल इंडिया का जो पार्ट है वहां पे आपको बंजारा कम्युनिटी मिल जाएगी. इनफैक्ट आपने छोटी क्लासेस में आई गेस शायद 7th में पढ़ा होगा कि बंजारास प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सिंस पास्ट के टाइम पीरियड में भी क्या होता था कि ये एक तरह से बोलते ना जैसे आज का कुरियर सर्विस चलती है, पहले कुरियर सर्विस इनके द्वारा चलाई जाती थी क्योंकि दे वर कंटिन्यूअसली ऑन मूव. तो राजा महाराजाओं का सामान एक जगह से दूसरी जगह इस तरह से ये नोमैडिक कम्युनिटीज पहुंचाती थी कि हम उधर जा रहे हैं, हम देते हुए चले जाएंगे, लाओ तुम्हारा पार्सल. ठीक है, तो बंजारा अगेन सेंट्रल इंडिया की प्लेन रीजन के, जैसे प्लेन्स की बात करें तो प्लेटू की कम्युनिटीज आपने देख ली कौन कौन सी, धंगर्स, कोरबास, कुरमास, गोलाज. वैसे अगर आप यहां देखोगे तो बंजारा कम्युनिटी जो है तो दे आर दी नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया प्लेन एरिया के. इन सर्च ऑफ गुड पैस्चर लैंड फॉर देयर कैटल दे मूव ओवर लॉन्ग डिस्टेंस सेलिंग फ्लो कैटल्स. जैसे बैल वगैरह होते हैं ना, आई स्टिल रिमेंबर कि बंजारा जो आते थे तो उनके साथ बहुत सारे बैल होते थे. बैलगाड़ी देखी आपने, इनके पास बहुत सारे बैल होते थे और अच्छे बैल होते थे एक नंबर. तो जैसे जिस गांव में से निकलते थे ना, तो जहां इनका डेरा लगा रहता था वहां गांव वाले सारे लोग जाते थे इनके बैल देखने के लिए. और अगर गांव वालों को कुछ पसंद आता था तो गांव वाले इनसे बोलते थे कि यार तुम्हारे बैल की जोड़ हमें दे दो. ठीक है, तो मतलब ये जो ऑक्स हैं तुम्हारे, इनकी जोड़ हमें दे दो एक साथ पेयर में, हम पैसे दे रहे हैं तुम्हें. तो इस तरह से क्या खरीदना बेचना चलता रहता था. खास करके बैल भी होते हैं इनके पास, ऊंट, बैल, गाय वगैरह. तो वो यहाँ पे बताया गया कि ये घूम क्यों रहे हैं, क्योंकि पैस्चर चाहिए इन्हें अपने जानवरों को फीड करने के लिए. दे मूव ओवर लॉन्ग डिस्टेंस सेलिंग प्लो कैटल एंड अदर गुड्स टू विलेजर्स इन एक्सचेंज फॉर ग्रेन्स एंड फोडर्स. ठीक है, तो कह सकते हैं कि बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट भी देते हैं वो, जैसे जानवर ही बेच दिए या फिर घी वगैरह बेच दिया इस तरह का, और बदले में उनसे ग्रेन्स वगैरह लेते थे लोगों से, और इस तरह से मूवमेंट करते रहते हैं अपने कैटल्स के साथ में. बंजारास हो गया. बंजारास के अलावा एक और जैसे हम देखें तो पेस्टोरल नोमैडिक कम्युनिटी इन डेजर्ट एरिया की अगर बात करें तो डेजर्ट एरिया की जो पेस्टोरल नोमैडिक कम्युनिटी है वो है राइकास. फाइन. अब राइकास कौन है देखो, तो जिस तरह से आपने बंजारास देखे, जिस तरह से आपने धंगर्स देखे, जिस तरह से आपने मतलब सब अलग अलग जगह, जिस तरह से आपने क्या देख लिया, गुज्जर बकरवाल, जम्मू एंड कश्मीर माउंटेन रीजन के देख लिए, वैसे डेजर्ट रीजन की जो पेस्टोरल नोमैडिक कम्युनिटी है वो है राइकास. ठीक है, तो इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान लिव दी राइकास. राइका कम्युनिटी राजस्थान के डेजर्ट रीजन में रहती है. क्लियर हो गया. द रेनफॉल इन द रीजन वाज मीगर एंड अनसर्टेन.
पानी की कमी है राजस्थान में, जैसे अगर आप देखोगे ऐसा पूरा राजस्थान सूखा नहीं है, राजस्थान में भी हरियाली है, लेकिन जो डेजर्ट रीजन है, जो अरावली के वेस्ट में और चले जाओगे तो वहां आपको क्या देखने को मिल रहा है कि डेजर्ट रीजन जो है तो वहां पे रेनफॉल की कमी है, ठीक है, अनसर्टन है रेनफॉल। तो ऑन कल्टिवेटेड लैंड हार्वेस्ट फ्लक्चुएटेड एवरी ईयर, तो जो कुछ खेती अगर कर भी रहे तो हार्वेस्ट जो हर साल फ्लक्चुएट होती, कभी हो भी गई कभी नहीं भी हुई, ठीक है। तो ओवर वास्ट स्ट्रेचेस नो क्रॉप्स कुड बी ग्रोन, बड़ा बड़ा ट्रैक जो ऐसा जो पूरा रेतीला है वहां पे तो फसल हो ही नहीं रही है। तो जो रायका कम्युनिटीज हैं, तो सो द रायका कंबाइंड कल्टीवेशन विद पैस्टोरलिज्म, तो रायकास क्या कर रहे हैं कि खेती तो कर ही रहे हैं अपनी छोटी मोटी जैसी भी हो जा रही है, लेकिन उसी के साथ साथ पैस्टोरलिज्म को भी परफॉर्म कर रहे हैं, जानवरों को भी पालते हैं, ठीक है, जानवरों को भी पालते हैं। तो अब इनका जीवन मानसून पीरियड में और नॉन मानसून पीरियड में अलग अलग रहता है। कैसे? जैसे दंगर्स का था, मानसून पीरियड में तो अपनी जगह पे रह के थोड़ी मोड़ी खेती कर लेंगे, लेकिन जब मानसून नहीं रहेगा तो फिर उन्हें बाहर जाना पड़ता है, ठीक है, देन दे आर ऑन मूव, देन दे बिकम नोमैड। समझ में आया? तो मानसून पीरियड में क्या हो रहा है, द रायकास ऑफ बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर एंड बीकानेर स्टेड इन देयर होम विलेजेस वेयर पैस्चर वाज अवेलेबल। क्लियर हुआ? तो मानसून पीरियड में तो क्या कर रहे हैं, मानसून पीरियड में जो रायका कम्युनिटीज है ऑफ बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, वो अपने घर पे ही रहते हैं, जहां उनको थोड़ा बहुत पानी भी मिल जाता है, तो अपने जानवरों के लिए पैस्चर अवेलेबल रहता है। बारिश के टाइम में तो सभी जगह इंद्रदेव थोड़ा थोड़ा छीटे छाटी तो मार ही देते हैं, ठीक है। लेकिन नॉन मानसून पीरियड में क्या होगा, जब कोई पैस्चर अवेलेबल नहीं रहेगी तब क्या होता है, तो बाय अक्टूबर व्हेन दीज ग्रेजिंग ग्राउंड्स वर ड्राई एंड एग्जॉस्टेड, दे मूव्ड आउट इन सर्च ऑफ अदर पैस्चर एंड वाटर एंड रिटर्न अगेन ड्यूरिंग द नेक्स्ट मानसून। तो जब मानसून जाने के बाद में विंटर्स में ये भी क्या करते हैं, अपने झोले झंडे बांध लेते हैं और चल पड़ते हैं, ठीक है। कब तक घूमते हैं, कब तक घूमते हैं, तो नेक्स्ट मानसून तक। नेक्स्ट मानसून में आके वही अपने खेतों पे खेती कर लेंगे और जानवरों के लिए ग्रेजिंग एरिया वहीं वो सिक्योर कर लेते हैं। सो इस तरह से उनका भी मूवमेंट अगेन इट इज डिपेंडेंट ऑन द अल्टरेशन ऑफ मानसून एंड ड्राई सीजन, एज वी हैव सीन इन द केस ऑफ the nomadic pastoralist in the central plateau। समझ में आ गया? तो वन ग्रुप ऑफ रायका known as मारू रायकास। अब ये मत सोचना मारू रायका से बहुत मारते होंगे, इनके पास चले जाए हम। मारू रायकास, मारू का मतलब होता है डेजर्ट, ठीक है। तो वन ग्रुप ऑफ रायकास known as मारू रायकास, ठीक है, जो डेजर्ट एकदम पूरे रेगिस्तानी क्षेत्र में रहते हैं, तो वो क्या है, वो मारू रायकास है। तो दे हर्डेड कैमल्स एंड अनदर ग्रुप रियर्ड शिप एंड गोट। तो जो नॉर्मल रायकास हैं वो क्या हो रहे हैं, नॉर्मल रायकास शिप और गोट ज्यादा रियर करते हैं, पालते हैं। और जो मारू रायकास है वो कैमल हर्ड, मतलब कैमल को पाल के रखते हैं, क्योंकि वो डेजर्ट में रहे, तो उनके लिए तो उनकी शिप, उनका जहाज कौन है, रेगिस्तान का जहाज ऊंट होता है ना, वैसा। समझ में आया? तो दिस वाज दी स्टोरी अबाउट रायकास। ये रायकास का, मारू रायकास ध्यान रखना डेजर्ट वाले हैं। तो लाइफ ऑफ दीज पेस्टोरल ग्रुप्स, तो जितना भी हमने पेस्टोरल ग्रुप्स के बारे में पढ़ा अभी तक, ठीक है, चाहे वो माउंटेन्स की बात कर लो, चाहे वो हम प्लेन, प्लेटू, डेजर्ट रीजन के माउंटेन पेस्टोरल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, सारे पेस्टोरल ग्रुप्स जो हैं, सारे पेस्टोरल ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो उनकी लाइफ कैसी है, तो देयर लाइफ इज सस्टेन्ड बाय केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ द होस्ट ऑफ फैक्टर्स। मतलब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, मल्टीपल फैक्टर्स को वो कंसिडर करके चलते हैं, तभी उनका जीवन यापन हो पाता है। मतलब जीवन उतना सरल नहीं है जितना आप कहीं एक कंफर्टेबल जगह पर बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं ना, उतना सरल जीवन नहीं होता है नोमैडिक हर्डर्स का, नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट ग्रुप्स का। क्यों? क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें देखना पड़ती है। दे हैड टू जज हाउ लॉन्ग द हर्ड्स कुड स्टे इन वन एरिया एंड नो वेयर दे कुड फाइंड वाटर एंड पैस्चर। उन्हें जज करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। अब देखो, इंसान तो बोल भी देता है मुझसे कि 4 रोटी खाऊंगा, उन्हें ये देखना पड़ता है कि हाँ, इतना ग्रेजिंग एरिया में हम कितने दिन तक सस्टेन कर पाएंगे, कितने दिन तक जानवरों को हम यहां रख सकते हैं, ठीक है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि कहां पानी और खाना अवेलेबल रहेगा हमारे हर्ड्स के लिए, हमारे कैटल्स के लिए, तो वो उस तरफ मूव भी करते हैं, वो उस तरफ मूव भी करते हैं। दे नीडेड टू कैलकुलेट द टाइमिंग ऑफ देयर मूवमेंट्स एंड एंश्योर दैट दे कुड मूव थ्रू डिफरेंट टेरिटरीज, ठीक है। तो उनको क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है कि वो साल के किस समय तक कहां होना चाहिए, ताकि वो अपने साइकिल को संभाल पाए पूरा का पूरा, क्योंकि कुछ कुछ को खेती भी करना है वापिस अपने बैक होम जाकर। समझ में आया? उन्हें यह इंश्योर करना पड़ता है कि वो उन्हें कहीं कोई रोके ना, सारी टेरिटरीज पे जाने दिया जाए, ठीक है। दे हैड टू सेट अप रिलेशनशिप विद द फार्मर्स ऑन द वे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता हमें एक साल का काम नहीं, हर साल आना, तो जो जिनके खेतों में से निकल रहे हैं उनसे क्या करना पड़ता है, अच्छे संबंध रखना पड़ते हैं। समझ में आया? तो मल्टीपल, वही बोल रहा हूं कि इनकी जो लाइफ है इट इज सस्टेन्ड बाय द केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ होस्ट ऑफ फैक्टर्स। एक दो नहीं, मल्टीपल फैक्टर्स को देख के उनका जीवन यापन होता है। समझ में आया? दे कंबाइंड अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज। जैसे अगर आप देख रहे हो तो नोमैडिक हर्डर्स जो हैं, पेस्टोरलिस्ट ग्रुप्स जो हैं, तो वो कल्टीवेशन भी कर रहे हैं, ट्रेड भी कर रहे हैं, हर्डिंग भी कर रहे हैं, जानवरों को पाल भी रहे हैं, फाइन।
ताकि वो अपना जीवन जी सके, टू मेक देयर लिविंग, जीवन यापन ऐसे कर रहे हैं वो लोग। दिस वॉज द स्टोरी, दिस वॉज द वंडरफुल स्टोरी ऑफ द पेस्टोरल कम्युनिटीज इन इंडिया, बोथ इन द माउंटेन्स एंड इन द प्लेटू रीजन। तो माउंटेन्स वाले भी बता दिए मैंने आपको, प्लेटू रीजन वाले भी बता दिए। तो मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या बताया आपको, थीम हमारी कुछ ऐसी रहने वाली है कि जिसमें हम क्या करेंगे, इंडिया के पेस्टोरल कम्युनिटीज के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ लिया, एक बार रिकॉल करते चलो, क्या क्या पढ़ा हमने, गुज्जर बकरवाल, गद्दीस के साथ साथ में गुज्जर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश वाले देख लिए। तो माउंटेन के पेस्टोरल नोमैड्स हो गए। प्लेटू और प्लेन और डेजर्ट रीजन में देखोगे तो आपने धंगर्स के बारे में पढ़ा, आपने जो सेंट्रल प्लेटू के जो दूसरे जैसे गोलास, कुरबास इनके बारे में पढ़ा, आपने बंजारास के बारे में पढ़ा, आपने रायकास के बारे में पढ़ा। क्लियर हुआ? अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा वो ये देखेंगे कि इनका जीवन तो देख लिया हमने, लेकिन जब ब्रिटिश आए कॉलोनियल टाइम पीरियड में इनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा, वो वाली चीज हम चैप्टर के आगे वाले पार्ट में कवर करेंगे। समझ में आया? तो उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा वो अब हम आगे समझेंगे। क्लियर हुआ? ये देखो, तो वाला पार्ट सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें क्लियर है। एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना, एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना। अनअकैडमी प्लस पर मैं जो पढ़ाता हूं, अनअकैडमी प्लस पर क्लास 9th और 10th के लिए जो क्लासेस होती है, तो क्लास 9th के लिए जो कोर्सेज चलते हैं मेरे, वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 8:45 टू 9:45 मेरी क्लास रहती है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 8:45 टू 9:45 क्लासेस जो है। अभी जो कोर्स चल रहा है तो टेस्ट सीरीज वाला कोर्स चल रहा है, इसके अलावा रेगुलर क्लासेस 8:45 टू 9:45 रहती है। फाइन, इफ यू पीपल आर एनरोलिंग ऑन अनअकैडमी, यूज द कोड DIGRAJ दिगराज। आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, इफ यू आर यूजिंग दिस कोड यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा ऑन यूजिंग दिस कोड दिगराज while taking an academy subscriptions and you can enroll in my courses. क्लियर हुआ? तो दिस वाज द स्टोरी। मिलते हैं कब? नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पार्ट को कवर करेंगे। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।